हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाइज सर पर। तो आज एक बार फिर से हम देखने के लिए जा रहे हैं कक्षा 10वीं का अर्थशास्त्र है, चैप्टर नंबर 4। और इसमें हमको बात करना है मुद्रा के मैनेजमेंट का, यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर, किसी भी देश के अंदर जो मुद्रा का प्रवाह होता है, जो मुद्रा का लेन देन होता है, उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, किन संस्थाओं के पास ये जिम्मेवारी होती है, या सरकार के किस अंग के पास ये जिम्मेवारी होती है कि वो मुद्राओं के लेन देन पर नजर रखे और किस तरीके से मुद्रा का प्रवाह अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हो। ठीक है, तो इस अध्याय में हम जानने वाले सबसे पहली बात है हमारे जीवन में साख या ऋण का क्या महत्व है। पहला क्वेश्चन हमारे पास यही निकल के आता है। ऋण का मतलब तो बेहतर तरीके से पता होगा, ऋण का मतलब होता है लोन, और लोन क्या होता है वो जरा हम अगर नहीं पता है तो यहाँ से समझ लेते हैं। लोन यानी कि इसको ऋण भी बोलते हैं। ऋण का मतलब क्या होता है? ऋण का मतलब होता है अगर हमको धन की आवश्यकता हो और किसी व्यक्ति से हम उधार लेते हैं, उसी को हम लोन बोलते हैं। उधार कहाँ से ले सकते हैं? या तो किसी बैंक से ले सकते हैं, या रिश्तेदार से ले सकते हैं, या फिर किसी फैमिली मेंबर से भी कभी कभार छोटी मोटी रकम हम लोन के तौर पर लेते हैं, उधार के तौर पर लेते हैं। तो ये है हमारे जीवन में ऋण जरूरी ही क्यों है, क्यों जरूरी होता है, और इसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारे प्रतिदिन की जिंदगी में साख अथवा ऋण का बहुत अधिक महत्व है। किसी भी आर्थिक क्रिया को पूरा करने के लिए व्यक्ति विशेष, चाहे उसके पास कितना भी धन क्यों ना हो, अपनी औद्योगिक और व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इनका उपयोग करता है। कहने का मतलब एक दुकानदार को ऋण की आवश्यकता क्या, दुकान खुल गया, उसके पास पूंजी है, फिर भी वो ऋण क्यों ले? क्योंकि देखो, अब कोई भी व्यवसाय करोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि व्यवसाय को उसी जगह पर, एक ही जगह पर चलाएंगे और एक ही जगह पर स्थिर होकर काम करते रहेंगे। हमारा मकसद क्या होता है? व्यवसाय को और ज्यादा बढ़ाना, व्यवसाय की और ज्यादा तरक्की हो। यानी कि अगर मान लो एक दुकान खोल रहे हैं तो वहां पर हमारी ये आवश्यकता होती है कि व्यवसाय कितना ज्यादा बढ़े। एक दुकान के हमारे 5 ब्रांच हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, ये मेहनत पे डिपेंड करता है। और अगर मान लो हम कोई भी एक दुकान खोलते हैं, सपोज हमने क्या किया, कंप्यूटर का एक दुकान खोला, एक जगह पे अच्छा खासा चल रहा था। हम तो एक ही जगह पे रह सकते हैं, लेकिन ऐसा कर सकते हैं कि इसका ब्रांच जो है, मतलब और दूसरा दुकान दूसरे शहरों में या एक ही शहर के विभिन्न स्थानों पर हम दुकान लगवा सकते हैं। जब तक एक दुकान था, हमारे पास पूंजी थी, चल रहा था, लेकिन जैसे ही हमने दुकान को बढ़ाना चाहा तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास अब पूंजी की आवश्यकता होगी, क्योंकि उसी लेवल का दूसरा दुकान हमको चाहिए, या उससे थोड़ा कम लेवल का, या उससे थोड़ा कम पूंजी लगे, लेकिन पैसा तो चाहिए। अब मान लो कि 1 लाख का दुकान है, एक सपोज कंप्यूटर का दुकान बहुत कॉस्टली हो सकता है, लाखों में आ सकता है, 20 लाख 30 लाख का भी हो सकता है, लेकिन मान लो कि 1 लाख रुपए का दुकान है हमारे पास। अब ऐसे 5 दुकान, 1 लाख रुपए का दुकान है तो हो सकता है हमारे पास 2 लाख रुपया रखे हो, जो हमने अर्निंग किया है खर्च करने के बाद 2 लाख या 4 लाख रुपया रखे हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर 5 दुकान हमको डालना है, 5 दुकान डालना है, तो कम से कम यहाँ पर 10 लाख का तो खर्चा आएगा, या 5 लाख का भी तो खर्चा आएगा। हमने यदि मान लो 3 लाख रखा हुआ भी है तो 2 लाख रुपया और तो चाहिए होगा। तो यहां से हमको समझ में आता है कि हम, अगर हमारे पास पूंजी हो भी, हम व्यवसाय कर भी रहे हो, तो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए और तरक्की कराने के लिए, ठीक है, और ज्यादा धन कमाने के लिए हम क्या करते हैं, लोन के रूप में रकम लेते हैं। अब लोन कहाँ से ले सकते हैं, आगे जाएंगे तो अच्छी तरीके से बात करेंगे कहाँ कहाँ से लोन लिया जा सकता है। तो लोन समझ में आ गया, लोन क्यों जरूरी होता है हमारे जीवन में, ये भी समझ में आ गया। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और उसका हल क्या है। वित्तीय संस्था से क्या समझते हैं? वित्त का मतलब क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। वित्त का मतलब होता है धन संबंधी, वित्त का मतलब क्या हो जाएगा, धन संबंधी। और संस्था मतलब ऑर्गेनाइजेशन, जो कुछ व्यक्ति मिलकर काम, अगर किसी एक समूह के लिए काम करते हैं तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करता है। तो वित्तीय संस्था क्या है, इसको हमको समझना है। ऐसी संस्थाएं जो आर्थिक विकास के लिए उद्यम एवं व्यवसाय की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वित्तीय संस्था कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, वित्तीय संस्था वैसी संस्था है जो मुद्रा का लेन देन करता है और मुद्रा पर नजर रखता है, साथ ही साथ हमको लोन भी अवेलेबल कराता है, लोन भी उपलब्ध कराता है, ये वित्तीय संस्था होती है। अब लोन किसको देता है, बड़े बड़े व्यवसायी को देता है, बड़े बड़े
कंपनियों को लोन प्रोवाइड किया जाता है और छोटे किसानों को भी लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो वित्तीय संस्था एक ऐसी संस्था होती है जो हमारी जरूरत के अनुसार, अगर हमको जरूरी है, और साथ में साथ ये भी देखता है कि क्या जिस व्यक्ति को लोन दिया जा रहा है वो व्यक्ति इतना काबिल है कि उस लोन को वो चुका सकता है या नहीं चुका सकता है, तब जाकर के यहाँ पर वित्तीय संस्था जो है हमारे व्यवसाय के लिए धन उपलब्ध कराने का काम करता है। वित्तीय संस्था एक संस्था होती है जो हमारे व्यवसाय को चलाने के लिए हमें धन देती है और साथ ही साथ उस व्यवसाय पर भी नजर बना करके रखती है। वित्तीय संस्था राज्य संपोषित होती है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार चलती है। जितनी भी देखो वित्तीय संस्था बहुत तरह के होते हैं, ठीक है, आगे आकर हम पढ़ने वाले हैं इसी के बारे में। तो जितनी भी वित्तीय संस्थाएं होंगी वो क्या हुआ, देश के अंदर काम करेगा या राज्य के अंदर काम करेगा, लेकिन सभी को आरबीआई यानी कि वित्तीय संस्था का जो कर्ता धर्ता है ना, उसको हम आरबीआई को बोल सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके मर्जी के बिना कोई भी वित्तीय कंपनी ना ही भारत में चल सकती है और ना ही ज्यादा समय तक टिक सकती है मनमानी करके। तो आरबीआई जो रूल्स बनाएगा उस रूल्स को जितने भी बैंक्स है, वित्तीय संस्था का मतलब मोटा मोटी देखेंगे तो वो सारे बैंक ही आते हैं अधिकतर क्षेत्रों में। तो यहाँ पर आरबीआई के द्वारा जो रूल्स होगा वही जो है पालन करना पड़ेगा, जितना भी वित्तीय संस्था भारत के अंदर यहाँ पर कार्य करेगा। तो सब यहाँ पर समझ में आ गया कि वित्तीय संस्था से क्या समझते हैं। अब आ गया सरकारी वित्तीय संस्था क्या होता है और या सरकारी वित्तीय संस्था से क्या समझते हैं। सरकारी वित्तीय संस्था, अब वित्तीय संस्था का मतलब सीधा सीधी हम अभी किससे मतलब रख रहे हैं, वित्तीय संस्था जब भी बोले, वित्तीय संस्था तो जब भी बोले ना तो इसका सीधा सीधी मतलब निकल के आता है बैंक। तो वित्तीय संस्था, सरकारी वित्तीय संस्था किसको बोलेंगे, जाहिर सी बात है जिस पर सरकार का अधिकार होगा और जो सरकार के द्वारा संचालित होगा उसको हम सरकारी वित्तीय संस्था बोलेंगे। जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गया, एसबीआई हो गया और उसके बाद आरबीआई हो गया, ये सारा सारा सरकारी वित्तीय संस्था है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था क्या है। अब अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था का मतलब होता तो है निजी व्यक्ति का, लेकिन आरबीआई के नियमानुसार यहाँ पर इनको भी चलना पड़ता है, आरबीआई के नियमों को फॉलो करके चलना पड़ता है। तो इसको हम अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था कहते हैं। पढ़ लेते हैं एक बार फिर समझ में आ जाए और बेहतर तरीके से। ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार चलती है और लोगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूरा करती है, अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य कारपोरेटिव बैंक, ये सब अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है। मतलब ये देखो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं जो वित्तीय संस्था के तौर पे काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल जो है ना पूरा तरीके वैसे नहीं है, पूरी तरीके से कंट्रोल जो है वो प्राइवेट सेक्टर के लोगों के हाथ में है। कहने का मतलब है प्राइवेट बैंक भी है या प्राइवेट फाइनेंस कंपनी मतलब लोन देने वाली कंपनी होती है, या प्राइवेट बैंक भी है, तो उसको ऐसा नहीं है, आरबीआई के निर्देशों के अनुसार ही काम करना पड़ेगा। जैसा उदाहरण ले लो, मान लो हम 1000 रुपया कोई धन रख दिया, 100 रुपया हम अपने अकाउंट में रखते हैं, तो इसका मान लो आरबीआई ने नियम बनाया कि आपको हाईएस्ट ब्याज इस पर जो देना है ना वो 7% देना है। इसका मतलब एक साल में जो है हमको अगर 100 रुपया अकाउंट पे छोड़ेंगे तो 7% ब्याज जो है, यानी लोएस्ट ब्याज 7% देना है और हाईएस्ट ब्याज अपने आपका मन है उतना दो। तो यहाँ पर लोएस्ट ब्याज जो है 7% सभी बैंकों को देना पड़ेगा, उससे कम ब्याज दर नहीं दे सकता है। तो ये होता है अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था। समझ में आ गया। चलो जी आगे है सूक्ष्म वित्तीय संस्था क्या होता है, इसके बारे में हमको जानना है। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, छोटा, और वित्तीय मतलब को धन संबंधी कार्य करने वाला संस्था मतलब तो ऑर्गेनाइजेशन होता ही है। इसके बारे में तो हमने बात अभी किया ही है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं क्या है। छोटे पैमाने पर गरीब और जरूरतमंदों को स्वयंसेवी संस्था के द्वारा कम ब्याज दर पर ऋण की व्यवस्था करने वाली संस्था को सूक्ष्म वित्तीय संस्था कहते हैं। कहने का मतलब क्या है जरा समझ लेते हैं। इसको हम माइक्रो फाइनेंस कंपनी भी कहते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में आज कल बहुत ज्यादा पॉपुलर है माइक्रो फाइनेंस कंपनी। अब ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो होता है ये क्या करता है, जो छोटे कारोबार करने वाले लोग हैं, जैसे सब्जी का ठेली लगाना है, ठीक है, छोटा सा दुकान डालना है या कोई छोटा वाहन खरीदना है, तो इसके लिए माइक्रो फाइनेंस कंपनी क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है।
ठीक है। और गरीबों की, खासकर गरीबों को सहायता प्रदान करने के लिए लोन, ये सूक्ष्म वित्तीय संस्थान जो है कार्य करती है। ठीक है। अब जो सूक्ष्म वित्तीय संस्थान में जो लोन प्रोवाइड किया जाता है वो समूह में प्रोवाइड किया जाता है, और समूह के जितने लोग होते हैं वो गारंटर होता है। सपोज डेट, अगर मान लो 5 आदमी मिल करके, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस कंपनी से एक छोटा सा ऋण ले रहा है 5 लाख रुपए का, तो यहां पर यदि यहां से एक आदमी इसमें से निकलता है तो बाद बाकी 4 लोगों को वह बाकी का जो लोन है वो भरना पड़ेगा। तो ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी का कुछ इस प्रकार से रूल्स होते हैं, और इस प्रकार से हम क्या करते हैं, माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लोन प्राप्त कर सकते हैं। जो छोटे व्यक्ति, जो गरीब है, जो मजदूर तबके के लोग हैं, जो अपना जीवन चलाने के लिए कुछ काम करना चाहते हैं और उनके पास धन नहीं है, माइक्रो फाइनेंस कंपनी उनको आसानी से लोन प्रोवाइड करा देती है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय संस्थान कितने प्रकार के होते हैं? अब यहां पर देखें, वित्तीय संस्थान मतलब क्या, हमने क्या क्या शुरू में वित्तीय संस्थान का जब भी बात करें तो समझ लो भाई यहाँ पर बैंक का बात हो रहा है। तो बैंक कितने प्रकार का या वित्तीय संस्थान कितने प्रकार का होता है? एक होता है राष्ट्रीय स्तर का वित्तीय संस्थान, राष्ट्रीय स्तर का बैंक, और दूसरा होता है राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान या राज्य के स्तर का बैंक। ठीक है, 2 प्रकार के वित्तीय संस्थान होते हैं। अब सवाल उठता है, किसको बोलेंगे राष्ट्रीय वित्तीय संस्था, या राष्ट्रीय वित्तीय संस्था से क्या समझते हैं, ये भी जानना है। ऐसी वित्तीय संस्था जो देश के लिए वित्तीय और साख नीतियों का निर्धारण एवं निर्देशन करती है तथा राष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रबंधन को देखरेख करती है, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, अब जो राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान होगा, जैसे कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई है और पीएनबी है, ये 3, और भी हो सकता है, बीओबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये भी राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। तो ये जो 4 बैंक है, इसका काम क्या है? सबसे पहली बात तो ये पूरे देश में काम कर सकता है, पहली बात तो ये है कि ये पूरे देश में काम कर सकता है। दूसरी बात है कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जो है वो सरकार को हेल्प भी करती है। हेल्प क्या चीज में करती है, किधर लोन देना है, किधर लोन नहीं देना है, किसको हेल्प करना है, किसको हेल्प नहीं करना है, कितना धन सरकार को जरूरत है और कितना खर्च करना है, इन सारी बातों की जानकारी चूंकि गवर्नमेंट का है, ये संस्थान गवर्नमेंट का है, तो राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थान है और गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक है। तो यहाँ पर जो है ये सब काम सरकार के साथ बैठ करके, यानी कि जो भी वित्तीय लेन देन संबंधी जानकारी है, आंकड़े है, उसके बारे में डिस्कस करती है और सरकार को सलाह मशवरा देना भी इसका कर्तव्य होता है। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के कितने अंग हैं? अब यहां पर राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के 2 अंग होते हैं, पहला होता है भारतीय मुद्रा बाजार और दूसरा होता है भारतीय पूंजी बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार क्या होता है और जरा बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर भारतीय मुद्रा बाजार है और भारतीय पूंजी बाजार है, इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय मुद्रा बाजार का मतलब है कि कहीं बाजार लगा होगा वहां से जाके मुद्रा ले सकते हैं, या भारतीय पूंजी बाजार का मतलब ये हुआ कि कहीं पे बाजार लगा है वहां से जाकर के पूंजी ले सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं। इसका मतलब है तो पैसे का लेन देन होगा और वो ज्यादा लंबे समय के लिए होगा या कम समय के लिए होगा, ज्यादा रकम का होगा या कम रकम का होगा, यही जो लेन देन होता है ना, उसका एक मार्केट बन जाता है जिसको हम मुद्रा बाजार कहते हैं। ठीक है, तो देश के ऐसे मौद्रिक बाजार जहां उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र के लिए अल्पकालीन एवं मध्यकालीन वित्तीय व्यवस्था में प्रबंधन किया जाता है, उसे भारतीय मुद्रा बाजार कहा जाता है। तो मुद्रा बाजार में क्या कर सकते हैं हम, कम पीरियड के लिए, यानी कि छोटे समय के लिए लोन ले सकते हैं। इसके बाद कह रहा है यहां पर, भारतीय मुद्रा बाजार को संगठित और असंगठित क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। संगठित क्षेत्र में, अब यहाँ पर इसको 2 भागों में बांटा गया है मुद्रा बाजार को। एक तो संगठित क्षेत्र जिसमें से वाणिज्य बैंक या व्यावसायिक बैंक है, और दूसरा है निजी बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एवं विदेशी बैंक शामिल किए जाते हैं। ठीक है, मतलब संगठित क्षेत्र का मतलब क्या होता है, ऐसे संस्थान, ऐसी कंपनियां जो कहीं भाग नहीं सकता है, ना ही हम उसके पैसे को लेकर के भागने की कोशिश कर सकते हैं। ये सरकार के अंदर में काम करती है, सरकार के नियमों के अनुसार काम करती है, सरकार देख रेख निकाल करती है। तो ये जो होता है संगठित क्षेत्र होता है। असंगठित क्षेत्र क्या होता है,
मतलब भारतीय मुद्रा बाजार में क्या पैसा तो कहीं से ले सकते हैं, तो मुद्रा बाजार तो हो रहा है। असंगठित क्षेत्र से मतलब है किसी से अगर 10 लाख रुपया उधार के रूप में ले लिए, जैसे सेठ है, साहूकार है, महाजन है, तो ये भी मुद्रा बाजार का हिस्सा हो जाएगा। लेकिन ये जो क्षेत्र है संगठित नहीं है, असंगठित क्षेत्र के उदाहरण है। चलो समझ में आ गया भारतीय मुद्रा बाजार कहने का मतलब है। भारतीय मुद्रा बाजार कहने का मतलब यदि पैसे का लेन देन छोटे समय के लिए, कम समय के लिए कर रहे हैं तो भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत आता है। और इसमें क्या होता है, दो क्षेत्र होते हैं, एक होता है संगठित, दूसरा होता है असंगठित। संगठित क्षेत्र में जितनी भी बड़े बड़े बैंक हैं वो सारे आ जाते हैं। असंगठित क्षेत्र में जो है मुख्य रूप से हमारे महाजन, सेठ, साहूकार, रिलेटिव्स आ जाते हैं। आगे क्वेश्चन देखना है हमको, देश के संगठित बैंकिंग प्रणाली कितने प्रकार है, और ये क्वेश्चन है ना भारतीय मुद्रा बाजार। देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली कितने प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था के रूप में कार्यशील है। कहने का मतलब है देश में कुल बैंक कितने प्रकार के हैं। अब बैंकों का प्रकार भी होगा, अलग अलग बैंकों का अलग अलग प्रकार होगा, इसके बारे में बता रहा है। बताओ कि बैंक बाबू बैंक कितने प्रकार का होता है। तो बैंक मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक होता है केंद्रीय बैंक, और केंद्रीय बैंक कुल मिला के एक ही है, ये 4-5 नहीं है, ये है अपना और केवल अपना RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जितने भी वित्तीय संस्थान है सबका कर्ता धर्ता है, सब पे ध्यान रखेगा, सबके लिए नियम कानून बनाएगा ये, है ना। किसी को बदमाशी करने नहीं देगा जितना भी बैंक है, ठीक है। और साथ ही साथ इसका रूल्स ऐसा होगा कि ना ही बैंक को ज्यादा घाटा लगे और ना ही जो है बैंक दूसरे यानी कस्टमर्स को हैरेस कर सके, उसको सता सके। रूल्स ये इस प्रकार से बनाए। तो दूसरा है यहाँ पर वाणिज्य बैंक। वाणिज्य बैंक क्या होता है, देश में अनेक वाणिज्य बैंक। वाणिज्य बैंक का मतलब होता है व्यावसायिक बैंक, और व्यावसायिक बैंक मतलब कि वैसा बैंक जो बड़ा बड़ा लोन प्रोवाइड कराता है, बड़ा बड़ा साख प्रदान करता है, बड़े बड़े कंपनियों को लोन देता है, और इसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। लोन तो देगा लेकिन इस वजह से लोन देगा कि इसको भी लाभ हो, और जो लोन ले रहा है तो वो तो अगर सही तरीका से काम करेगा तो उसको तो लाभ होगा। तो ये वाणिज्य बैंक का मतलब है ऐसा बैंक जो लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करता है, लोन देता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और बात है, अगर किसी बैंक के नाम के अंत में LTD जुड़ा हो तो इसको लिमिटेड बोलते हैं, और इसका मतलब है कि ये निजी क्षेत्र का बैंक है, मतलब ये जो किसी एक खास व्यक्ति का बैंक है। LTD जुड़ने का मतलब ये होता है कि ये निजी क्षेत्र का बैंक है और इस पर निजी व्यक्ति का अधिकार है। तो केंद्रीय बैंक समझ में आ गया, वाणिज्य बैंक समझ में आ गया। अब देखते हैं सहकारी बैंक क्या होता है। आपसी सहयोग और सद्भावना के आधार पर जो वित्तीय संस्थाएं कार्यशील है उसे सहकारी बैंक कहते हैं। यह राज्य सरकारों के द्वारा संचालित होती हैं और RBI के निर्देशानुसार ही चलती है। अब ये जो बैंक होता है सहकारी बैंक, इस बैंक का उद्देश्य क्या होता है, इस बैंक का उद्देश्य मुख्य रूप से लोगों को सहायता प्रदान करना होता है। लाभ कमाना इस बैंक का उद्देश्य नहीं होता है। अब काम कर रहे हैं, वर्कर्स लग रहे हैं, है ना, ऑफिस लेना है, सारा तो खर्च तो होगा, तो कुछ ना कुछ तो लाभ तो लेगा ही। लेकिन जो इसका मुख्य उद्देश्य होता है सहकारी बैंक का, वो होता है लोगों की सहायता करना, किसानों की सहायता करना, गरीबों की सहायता करना। ये राज्य सरकार के द्वारा चलाया जाता है और RBI का निर्देशानुसार चलता है। तो ये बिना RBI के निर्देशानुसार भारत के अंदर कितनी भी जो भी वित्तीय संस्थान है, चाहे वो विदेश से आकर के यहाँ पर रहे ना, RBI के नियम को वो क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, ये अगर भारत में काम करना है तो। आगे आ जाओ। भारतीय पूंजी बाजार क्या है। भारतीय पूंजी बाजार मुख्यतः दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराती है। क्या यार, क्या काट रहा है यहाँ से। तो हमको देखना है कि भारतीय पूंजी बाजार क्या है। तो भारतीय पूंजी बाजार मुख्यतः दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराती है। दीर्घकालीन पूंजी की मांग बड़े बड़े उद्योग घराने एवं सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए होता है। अब ये जो भारतीय पूंजी बाजार है, यहाँ से जो हम है ना पैसा एक लंबे समय के लिए 2 साल 4 से 5 भारतीय पूंजी बाजार क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, भारतीय पूंजी बाजार मुख्यतः दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराती है। भारतीय मुद्रा बाजार के बारे में हमने पढ़ा था, वहां पर हमने पढ़ा था कि जो भारतीय मुद्रा बाजार है वो अल्पकालीन पूंजी उपलब्ध कराती है हमारी व्यवसाय और हमारी बिजनेस के लिए, या फिर
जो भी हम काम करना चाहते हैं उसके लिए। जबकि भारतीय पूंजी बाजार जो है वो क्या करता है, दीर्घकालीन यानी कि एक लंबे समय के लिए 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल या 10 साल के लिए हमको मुद्रा उपलब्ध कराती है, या बोल सकते हैं हमको पूंजी देती है, उपलब्ध कराती है। दीर्घकालीन पूंजी की मांग बड़े बड़े उद्योगों, घराने एवं सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए होता है। और ये बड़े बड़े पूंजी का उपयोग कहाँ पर होता है, सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए या बड़े बड़े उद्योगों में, बड़ी बड़ी संस्थाओं में बड़े पैमाने पर पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति भारतीय पूंजी बाजार करने का काम करती है। तो यहाँ से समझ में आता है हमको भारतीय पूंजी क्या है। भारतीय मुद्रा और मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार दोनों में अंतर क्या है। मुद्रा बाजार जो है वो अल्पकालिक ऋण या पूंजी उपलब्ध कराती है, जबकि पूंजी बाजार जो है वो दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। तो इस तरीके से हमको दोनों बातें समझ में आ जाती है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, भारतीय पूंजी बाजार। अब यहाँ से हमको देखना है भारतीय पूंजी बाजार को 4 भागों में बांटा गया है, और वो कौन कौन सा भाग है। पहला है प्रतिभूति बाजार या प्राथमिक बाजार, दूसरा है औद्योगिक बाजार या द्वितीयक बाजार, तीसरा है विकास वित्त संस्थान और गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां। इसको ध्यान रखना है। बिहार में 87% जनसंख्या गांव में रहती है तथा 75% लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि या लघु या कुटीर उद्योग पर निर्भर है। ये बिहार का क्या बोल सकते हैं, एक दुर्भाग्य ही बोल सकते हैं कि यहाँ की 87% जनसंख्या, 87% जनसंख्या यहाँ पर कृषि और कृषि संबंधी कार्यों में लगे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ना ही ज़्यादा उद्योग है, ना ही ज़्यादा लोग बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो खेती करके अपना जीवन यापन चलाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब बाढ़ आ जाती है, क्योंकि खेती से भी काम चल जाए, लेकिन खेती भी क्या होता है, एक सीजन का ही होता है, जिसके कारण यहाँ से किसानों को बहुत सारी समस्या देखने को मिल जाती है। यहाँ पर कुछ और बातों के बारे में बात करना है। बिहार तो कुल मिला के गैर संस्थागत में तो हमने देख दिया, हमारे रिलेटिव्स यानी कि रिश्तेदार जितने भी आते हैं, सेठ आते हैं, महाजन आते हैं, और जो भी साहूकार आते हैं, वे सारे गैर संस्थागत में आ जाते हैं वित्त संस्थान में। और संस्थागत वित्त संस्थान में जितने भी हमारे बैंक है, सारे के सारे यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमको देखना है संस्थागत जो वित्त संस्था होता है, ऑर्गेनाइज्ड जो वित्त संस्था होता है, उसके बारे में हमको जान लेना है। सहकारी बैंक, सबसे पहला जो बैंक होता है वो होता है सहकारी बैंक। हमारे राज्य में सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध सहकारी शाखा व्यवस्था त्रिस्तरीय है। मतलब सहकारी बैंक की जो सहकारी बैंक का जो काम होता है वो 3 स्तरों पर होता है। गांव में प्राथमिक सहकारी शाखा समितियां चलाई जाती है। ग्रामीण स्तर पर यहाँ पर बात कर ले तो प्राथमिक शाखा समिति चलाई जाती है। फिर जिला स्तर पर द्वितीय स्तर, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी समिति चलाई जाती है, और राज्य स्तर पर राज्य सहकारी समिति चलाई जाती है। तो अगर हम बात करेंगे, फिर से याद ध्यान रख लेना है, गांव में प्राथमिक सहकारी समिति, गांव में जो सहकारी समिति चलाई जाएगी उसको प्राथमिक सहकारी समिति बोलेंगे। जो जिला स्तर पर चलेगा वो केंद्रीय सहकारी समिति होगा, और जो राज्य स्तर पर चलेगा वो राज्य स्तरीय सहकारी समिति होगा। सहकारी बैंक के माध्यम से बिहार के किसानों को अल्पकालिक, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण की सुविधा मिलती है। अब सहकारी समितियों के माध्यम से क्या होता है, किसान को जब भी जरूरत होता है ऋण की, यहाँ से उसको इजीली ऋण अवेलेबल हो जाता है। इजीली तो नहीं होता है, लेकिन ऋण अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि लोन लेना ना ही देने वाले के लिए आसान होता है और ना ही लेने वाले के लिए आसान होता है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि लोन लेने के बाद कई बार बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखेंगे राज्य में 25, यानी बिहार राज्य की बात करें तो 25 केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर तथा राज्य स्तर पर एक बिहार राज्य सहकारी बैंक है। मतलब जिला स्तर पर 25 सहकारी बैंक है। मतलब हर जिले में बात कर ले तो 25 सहकारी बैंक हो जाता है, और राज्य में बात कर ले पूरे राज्य में तो एक सहकारी बैंक है। बिहार राज्य के अंदर की बात कर रहे हैं। इसके बाद है हमारा प्राथमिक सहकारी समिति क्या होता है। एक गांव अथवा क्षेत्र के कोई भी कम से कम 10 व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक शाखा समिति का निर्माण कर सकते हैं। यह समितियां प्राथमिक कृषि शाखा समितियां कहलाती हैं। अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराती है। 10वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभिक प्रारूप के अनुसार बिहार में 6842 प्राथमिक सहकारी कृषि शाखा समिति है। अब यहाँ से थोड़ा सा और बात क्लियर हो जाता है कि प्राथमिक सहकारी समितियां क्या है।
सहकारी समिति का मतलब सबसे पहले तो समझो 10 या 20 व्यक्ति मिलकर के एक समिति या कमेटी का निर्माण करेगा। उस 10 या 20 व्यक्ति में से कुछ धन जमा किया जाएगा, उस धन को बैंक में रखा जाएगा। अब यहाँ पर सरकार क्या करती है कि व्यक्तियों की सुविधा के लिए कुछ पैसा अपनी तरफ से ऐड कर देती है और कुछ पैसा उस जो सहकारी समिति में जमा होता है उन दोनों पैसा को मिला करके उस समूह को लोन प्रोवाइड करा देता है। अब लोन प्रोवाइड हो जाने के बाद ऐसा नहीं है कि सारे व्यक्ति जो है एक बार उस सहकारी समिति में से 10 व्यक्ति का समूह है तो 10 व्यक्ति क्या करेगा, एक साथ उस पैसे को ले लेगा। अब यहाँ पर ज़्यादा नीड जिसको होता है, ज़्यादा ज़रूरत होता है, उस व्यक्ति को लोन यहाँ पर दे दिया जाता है और फिर उसको जो है ईएमआई के रूप में या बोल सकते हैं इंस्टॉलमेंट के रूप में वो लोन उससे वापस लिया जाता है। और वो जब ईएमआई या इंस्टॉलमेंट जब एक बार आने लगता है तो फिर जो है सहकारी समिति में धन आने लगता है, कुछ पैसा बैंक को चला जाता है, कुछ पैसा सहकारी समिति में ही रहता है जिसका प्रयोग और दूसरे सदस्यों को लोन देने के लिए किया जाता है। तो ये प्राथमिक सहकारी समिति के बारे में। अभी बिहार में बात करेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार 6842 सहकारी साख समिति है। कितना? 6842 याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। आगे देखना है भूमि विकास बैंक क्या होता है। राज्य के किसानों को दीर्घकालीन ऋण देने के लिए भूमि विकास बैंक खोला गया है। दीर्घकालीन ऋण का मतलब है कि लंबे समय के लिए ऋण देने के लिए किसको? राज्य के किसानों को, मतलब बिहार के अंदर जो किसान रह रहे हैं उसको लंबे समय के लिए 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष के लिए ऋण देने के लिए भूमि विकास बैंक खोला गया है। इस प्रकार के बैंक में किसान अपनी भूमि को बंधक रखकर कृषि या अन्य कार्य के लिए 15 से 20 वर्ष तक का ऋण ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या आता है, जो भूमि विकास बैंक होता है यहाँ पर जो है किसान क्या करता है, भूमि को बंधक रखता है, मतलब जमीन का जो भी या भूमि का जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको लेकर बैंक के पास जाता है। जमानत के तौर पर बैंक जो है वो डॉक्यूमेंट्स रखता है और किसान को इजीली लोन जो है वो प्रोवाइड करा देता है, जो 20 साल तक के लिए हो सकता है। यानी कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक के लिए लोन हो सकता है। 20 साल अगर मान लो लोन का ड्यूरेशन यानी कि अवधि 20 साल है, 20 साल के बाद यदि किसान के द्वारा लोन नहीं चुकाया जाता है तो बैंक को यह अधिकार होता है कि उस जमीन की नीलामी करके अपना जो धन है उसको वसूली कर सकता है। तो भूमि विकास बैंक से हमको क्या समझ में आता है, एक ऐसा बैंक होता है जो जमीन जमानत पर रखकर या जमीन जो है अपने पास रख करके लोन देने का काम करती है। आगे है व्यावसायिक बैंक क्या है। देश में 1968-69 के बाद व्यावसायिक बैंक अधिक मात्रा में किसानों को ऋण प्रदान करने लगे। 2001 में लक्ष्य का मात्र 44% कृषि साख प्रदान किया गया। अब व्यावसायिक बैंक जो होता है इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना। लेकिन यहाँ पर देखेंगे 1968-69 के बाद व्यावसायिक बैंक भी किसानों को ऋण देने में पीछे नहीं है, वो भी आगे आए और बढ़ चढ़ के व्यावसायिक बैंक भी है किसानों को लोन देने में यहाँ पर हिचक नहीं रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कुल कृषि साख यानी जितना लोन देने का लक्ष्य रखा गया था ना उसका 2001 में बात करेंगे तो 44% ही यहाँ पर दिया गया। कुल लोन का 44% जितना देने का लक्ष्य रखा गया था उसका 44% ही कृषि साख यहाँ प्रदान किया गया। अनुमानित होता है 700 करोड़ से अधिक कृषि साख की जरूरत है। अब अभी से 10-15 साल पहले की बात करें तो अभी हमारे देश में 700 करोड़ से अधिक कृषि साख यानी कृषि लोन की जरूरत थी, जबकि उपलब्ध मात्र 548 करोड़ रुपए की हुई। मतलब 700 करोड़ रुपए की जरूरी थी और यहाँ पर हमारे पास आया कितना, बांटा गया कितना, 548 करोड़ रुपया ही यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका लोन हो पाया लोन के रूप में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है कि किसानों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है। उनको खेती करने के लिए लोन चाहिए, ठीक है, बीज के लिए, खाद के लिए, ट्रैक्टर खरीदने के लिए या जो भी मशीन खेती में लगता है उसको खरीदने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए, धन चाहिए। धन कहाँ से मिलेगा, बैंक से। और बैंक यदि लोन उपलब्ध नहीं करा पाता है तो ये समस्या फिर किसानों का जहाँ का तहाँ ही रह जाता है। आगे देखते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या है। सीमांत एवं छोटे किसानों, कारीगरों तथा अन्य कमजोर वर्ग की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देश में 1975 ईस्वी से स्थापित किया गया। अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1975 ईस्वी से, ये शुरू हो चुका है। इसका काम क्या है, इसका काम है जो गरीब लोग हैं, जो किसान हैं,
जो छोटे व्यापारी है उनको ऋण मुहैया कराना, उनको पूंजी देना। देश में अभी 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, 6 नाबार्ड, ठीक है। तो अभी देश में बात करेंगे दो बात। पहले बात तो याद रखना है कि 1975 ईस्वी में ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई थी। दूसरी बात याद रखना है 196 देश में अभी जो है 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत है, काम पर लगे हुए हैं। नाबार्ड क्या होता है ये जानना है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड का मतलब ये फुल फॉर्म देखेंगे तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक देश में कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए साख प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है। नाबार्ड जो है ये कृषि और छोटे मोटे व्यापार के लिए ये भी ऋण उपलब्ध कराती है। जो नाबार्ड एक संस्था है वो भी यह कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सरकारी संस्थाओं, व्यावसायिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्त की सुविधा प्रदान करता है तथा इन बैंकों के द्वारा यह सुविधाएं किसान को दी जाती है। नाबार्ड खुद जाकर के जो है लोन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, ऐसा नहीं है कि नाबार्ड एक संस्था है तो खुद से लोन बांटना शुरू कर दे। ये जो है धन जो है किसी दूसरे बैंक को दे देता है और बोल देता है आप सब कुछ देख कर सोच समझकर, जो दूसरे किसान है, जो व्यापारी है, जो काम कर सकते हैं, जिनका व्यवसाय फायदे में चल रहा है, ये सब बात को देख करके आप लोन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो और वसूलना भी आप ही का काम है। मान लो अगर 500 करोड़ रुपया नाबार्ड जो है वो व्यवसायिक बैंक को देता है, 500 करोड़ रुपया व्यवसायिक बैंक को देता है, जिसमें से 500 करोड़ रुपया मान लो व्यवसायिक बैंक या कोई भी दूसरा बैंक उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब नाबार्ड तो उससे 500 करोड़ रुपया प्लस जो उसका इंटरेस्ट होगा, जो उसका ब्याज होगा, वो जोड़ करके व्यवसायिक बैंक से ही मांगेगा। तो यहाँ पर जो जिम्मेवारी है, जो खतरा है, कहीं ना कहीं बैंक पर आ जाता है। इसलिए कई बार ऐसा भी हो पाता है कि बैंक पूरे पैसे को नहीं बांट पाता है, क्योंकि उसको बैंक को जो है उस तरह के लोग ही नहीं मिल पाते हैं जो पैसे रिटर्न कर पाए। तो यहाँ पर बैंक भी खतरा कैसे मोल ले। तो यहाँ से हमको समझ में आ गया क्या चीज, क्या समझ में आया? भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण। चलो जी, नाबार्ड समझ में आ गया कि नाबार्ड क्या होता है। आगे देखना है व्यावसायिक बैंक के विभिन्न कार्य, मतलब व्यावसायिक बैंक के विभिन्न कार्य क्या है, जिसको हमको देखना है। व्यावसायिक बैंक के निम्नलिखित कार्य है। अब व्यावसायिक बैंक यानी कोई भी बैंक जो होता है, या व्यावसायिक बैंक बोल लो, या कोई भी जो दूसरा बैंक होता है, उसका काम क्या होता है। बैंक का काम होता है पहले बात जमा राशि स्वीकार करना, यानी कि कोई व्यक्ति यदि किसी बैंक के अंदर अकाउंट खुलाता है तो जो भी उसका इनकम हो रहा है, जो भी उसका आय आ रहा है, अगर बचत हो रहा है तो वो उसको हक है कि उस अकाउंट में जा करके रख के बैंक मना नहीं कर सकता है। उसके बाद जो राशि बैंक के पास आया है, ऐसा नहीं है कि बैंक उसको रखा रहेगा। जैसे आपने क्या किया कि 50,000 रुपया बैंक में जमा करवाया, ठीक है, और 1 साल के लिए या 6 महीना तक के लिए उसको हमारा उपयोग ही नहीं है, 50,000 रुपये का उपयोग नहीं है, तो बैंक क्या करता है, हमको इस 50,000 रुपया पर कुछ ना कुछ जो है इंटरेस्ट देगा, और इस 50,000 रुपया को क्या करेगा, दूसरे व्यक्ति को लोन के रूप में दे देगा, ताकि दूसरा व्यक्ति भी क्या करे, उस धनराशि का प्रयोग करके अपना जो व्यवसाय आगे बढ़ा सके। ठीक है, ऋण प्रदान करना होता है, समान उपयोगिता संबंधी कार्य, एजेंसी संबंधी कार्य, और भी बहुत सारे कार्य होता है, जैसे ही हम आगे जाएंगे तो देखने वाले हैं। तो 2 काम तो इसका हो गया, एक तो होता है जमा राशि स्वीकार करना और दूसरा होता है ऋण प्रदान करना। व्यावसायिक बैंकों द्वारा कितने प्रकार की जमा राशि स्वीकार की जाती है, चर्चा करें। अब ऐसा नहीं है कि जमा राशि मतलब पैसा देने के लिए जाएंगे बैंक में जमा करने के लिए एक ही प्रकार का जमा होता है, पैसा दिए और निकालिए, ऐसा नहीं होता है। कई प्रकार से जमा राशि यहाँ पर लिया जाता है बैंक के द्वारा, जो अभी हम देखने वाले हैं। पहला होता है अस्थायी जमा, यानी कि अस्थायी जमा होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट होता है। क्या होता है, अस्थायी जमा खाते रुपया एक निश्चित अवधि से 1 वर्ष या इससे अधिक के लिए जमा किया जाता है, अवधि से पहले रुपया नहीं निकाला जा सकता। इस प्रकार के जमा में आकर्षक ब्याज प्राप्त होता है, जिसको हम एफडी भी बोलते हैं। जनरल भाषा में इसको हम क्या बोलते हैं, एफडी बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट। अब फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, 1,000 रुपया, 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, आप कम से कम जो बैंक का पीरियड होगा 6 महीना, साल भर, 2 साल या 3 साल के लिए, उसको आप जमा करके भूल जाओ, उस धन को जमा करके भूल जाओ। और इस पर जो है मिनिमम इंटरेस्ट रेट मिलता होगा ना, तो कहीं 5% से हमको नहीं लग रहा है कि कम का रेट मिलता है। मिनिमम तो 5% एफडी पर मिलेगा 5%, 10%, 12%, 9%, 7%, इतना रेट इस पर मिलता है।
ये जो एफडी पर जो इंटरेस्ट रेट मिलता है ये सालाना होता है, यानी 1 साल का इंटरेस्ट जोड़ करके दिया जाता है। तो फिक्स डिपॉजिट का मतलब क्या है, एक निश्चित धन को कुछ निश्चित समय के लिए बैंक को दे दिया जाता है, उसमें से हम धन नहीं निकाल सकते हैं और निश्चित अवधि पूरने के बाद हमको क्या होता है, वो धन वापस ब्याज के साथ मिल पाता है। दूसरा जो जमा राशि लेता है वो चालू जमा। चालू जमा क्या होता है आओ ये देख लेते हैं। चालू जमा खाते में जमा करने वाला अपनी इच्छा के अनुसार रुपया जमा अथवा निकाल सकता है, इसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है। जो अकाउंट हम जनरली बैंक में खुलाते हैं वो होता है चालू जमा, यानी कि करंट अकाउंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम करंट अकाउंट भी बोलते हैं। और करंट अकाउंट में क्या नियम होता है कि जितना भी तो चालू जमा में क्या होता है, जितना भी हम धन उसमें जमा कर सकते हैं और जितना मन हुआ उतना निकाल सकते हैं, मतलब जमा भी किए और निकाले भी, कोई प्रतिबंध यहाँ पर नहीं होता है करंट डिपॉजिट में। अगला है हमारा संचयी जमा। संचयी जमा में क्या कर सकते हैं और जरा देख लेते हैं। संचयी जमा इस प्रकार के खाते में रुपया जमा करने वाला जब चाहे रुपया जमा कर सकता है, किंतु रुपया निकालने का अधिकार सीमित होता है। संचयी जमा या सेविंग डिपॉजिट होता है। अब यहाँ पर क्या है कि रुपया तो धन तो है, जितना मन उतना जमा कर सकते हैं, जितना बार मन उतना बार जमा कर सकते हैं, लेकिन जब धन निकालने के लिए जाएंगे, रुपया निकालने के लिए जाएंगे, तो उस पर कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगा होगा कि सप्ताह में, महीना में या दिन में कितना रुपया हम निकाल सकते हैं, ये प्रतिबंध होता है। इसको जनरल हम सेविंग अकाउंट भी बोलते हैं, है ना, इसको हम सेविंग अकाउंट भी बोलते हैं। पैसा जमा कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख, लेकिन निकालने के लिए कुछ ना कुछ प्रतिबंध रहेगा कि सप्ताह में आपको 50,000 निकालना है, या दिन का आपको 50,000 निकालना है, सप्ताह महीना में आपको 2 लाख रुपया निकालने के लिए मिलेगा, इससे ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते हैं। ये होता है संचयी जमा। आवर्ती जमा या रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, इस प्रकार की जमा खाते में बैंक अपने ग्राहकों से प्रति माह एक निश्चित रकम जमा के रूप में एक निश्चित अवधि तक ग्रहण करता है तथा एक निश्चित अवधि के बाद ग्राहकों को पैसा लौटाया जाता है। आवर्ती जमा का मतलब समझ लो, ये देखो, या तो डेली बेसिस पे पैसा जमा करा लेगा बैंक, मतलब डेली जो है मान लो कि 100 रुपया देना है ना, बैंक में डेली क्या करना है 100 रुपया जमा करना है। डेली नहीं होता वीकली होगा, मान लो वीकली हर सप्ताह 500 रुपया जमा करना है। वीकली नहीं होगा तो मंथली होगा, हर मंथ जो है वो 2000 रुपया जमा करना है। इस तरीके से कुछ समय तक बैंक जो है पैसा का डिमांड करता है, मतलब पैसा जमा करवाने के लिए बोलता है। फिर उसके बाद जब उसका पीरियड पूरा हो जाता है, मतलब इसका कोई एक टाइम पीरियड होता है कितना दिन जमा करना है, 5 महीने जमा करना है, 6 महीने जमा करना है, साल भर जमा करना है, 2 साल जमा करना है। उस टाइम पीरियड के बाद जो है इंटरेस्ट के साथ वो पैसा आपको रिटर्न कर दिया जाता है। तो ये होता है आवर्ती जमा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, व्यावसायिक बैंक द्वारा किस किस प्रकार का ऋण दिया जाता है, चर्चा करें। व्यावसायिक बैंक निम्न प्रकार से ऋण प्रदान करता है। अब किस किस प्रकार का ऋण दिया, ऋण मतलब लोन दिया जाता है। अभियाचित एवं अल्पकालिक ऋण, ये किस प्रकार का ऋण होता है, आओ जरा देख लेते हैं। इस प्रकार का ऋण 1 दिन से लेकर 1 सप्ताह के लिए दिया जाता है। मुद्रा बाजार की संस्था साधारण रूप से इस प्रकार के ऋण का मांग करती है। अभियाचित या अल्पकालिक ऋण ये एक छोटे से समय अंतराल के लिए दिया जाता है, 1 दिन से लेकर के 1 सप्ताह तक का समय हो सकता है। और इस प्रकार का ऋण जनरल लाइफ में देखने को नहीं मिलता है। मुद्रा बाजार की जो संस्थाएं होती है, मुद्रा बाजार से जो पैसा लेता है, बड़े बड़े उद्योग, बड़ी बड़ी कंपनियां जो लेती है, वो इस प्रकार का ऋण लेती है। अभियाचित या अल्पकालिक ऋण में 1 दिन से लेकर 1 सप्ताह तक का ऋण मिलता है। लेता कौन है, मुद्रा बाजार की संस्थाएं लेता है, बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े व्यवसाय इस प्रकार के ऋण लेते हैं। नगद साख क्या होता है, इस प्रकार की व्यवस्था के अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों को ऋण पत्र, व्यापारिक माल अथवा अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण देते हैं। नगद साख का मतलब क्या होता है, अभी ये समझो। नगद साख का मतलब होता है कि आपको पैसे तो कैश मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बैंक बिना कुछ देखे ही आपको कैश यहाँ पर प्रदान कर देगा। वो आपके बिजनेस को देखेगा, व्यवसाय को देखेगा, किस प्रकार का बिजनेस है, किस तरीका का आपका मार्केटिंग है, कितना सेल्स आप कर लेते हो, इस हिसाब से आपको बैंक जो है सारा कैलकुलेशन करके एक ऋण उपलब्ध कराती है आपको, आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे कि मान लो
यहाँ पर अगर समझना चाहे नगद साख में, जैसे कि हमने क्या किया कि एक दुकान खोला, कंप्यूटर शॉप, कंप्यूटर का एक दुकान खोला, जिससे हमारा मंथली इनकम मान लो 50,000 रुपये का हो जाता है, और पूरे दुकान का टर्नओवर जो है, पूरा दुकान जो है वो मान लो 10 लाख रुपये का है। तो अगर हम बैंक से यहाँ पर ऋण लेने के लिए जाते हैं तो बैंक क्या देख रहा है कि इसका पूरा दुकान 10 लाख रुपये का है, ठीक है, और साथ ही देख रहा है इसका इनकम जो है वो 50,000 है। इस हिसाब से बैंक क्या करेगा, हो सकता है बैंक हमको 3 लाख रुपये तक का ऋण या 4 लाख रुपये तक का ऋण हमको अवेलेबल करा देगा, वो हमको आसानी से दे सकता है, क्योंकि 10 लाख का दुकान है और यहाँ पर 50,000 हमारा इनकम है। ईएमआई बनेगा, यानी कि जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगा वो हम इजीली क्या कर सकते हैं, 50,000 यदि कमा रहे हैं तो 10 से 15,000 रुपया इजीली हम क्या कर सकते हैं, बैंक को मंथली पे कर सकते हैं। तो ये सारा बात बैंक के ध्यान में रहता है, सब कुछ समझ के फिर लोन देता है। तो ये होता है हमारा नगद साख। अधिविकर्ष क्या होता है, जब कभी कोई व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहक को उसके खाते में जमा रकम से अधिक रकम निकालने की सुविधा देता है तो उसे अधिविकर्ष की सुविधा कहते हैं। अधिविकर्ष का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट ये भी एक प्रकार का लोन ही हो जाता है। हमारे अकाउंट में मान लो 10,000 रुपया है, हमारे अकाउंट में ये 10,000 रुपया है, कभी अगर मान लो हमको और ज़्यादा रुपये की ज़रूरत पड़ जाता है, ठीक है, तो हम बैंक के पास जाएंगे और ओवरड्राफ्ट का एक फॉर्म आता है, ओवरड्राफ्ट का एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को फिल करके यदि हमारा क्रेडिट मतलब हमारा साख विश्वास बैंक के साथ पास्ट में अच्छा रहा है तो ये ओवरड्राफ्ट की जो फैसिलिटी है, जो सुविधा है, वो बैंक हमको देता है। हमारे अकाउंट में 10,000 है तो यहाँ पर बदले में बैंक से अभी हम कितना कर सकते हैं, कुछ और ज़्यादा धन की डिमांड कर सकते हैं कि हमको 30,000 रुपया और दिया जाए। अब ये इस बात पर डिपेंड करता है कि बैंक के साथ हमारा लेन देन कैसा है, क्या पास्ट में यानी कि पीछे के समय में, भूतकाल में हमने बैंक के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं की है। यदि हमने बैंक के साथ अच्छा रिलेशन रखा है, हमारे अकाउंट में अच्छे बैलेंस रहे हैं, किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं हुई है, तो ईजिली जो है ओवरड्राफ्ट हमको यहाँ से मिल जाता है। और ओवरड्राफ्ट पर भी लगता है यहाँ पर क्या चीज़, इंटरेस्ट, क्योंकि कहीं भी फ्री में कुछ भी ना मिलता है। आगे देखो, विनिमय बिलों का भुगतान। व्यवसायिक बैंक विनिमय बिलों का भुगतान कर भी ग्राहकों को ऋण प्रदान करता है। इस प्रकार के ऋण में बैंकों बिलों में से कुछ कटौती करके बाकी राशि का भुगतान ऋणी को कर देता है। सामान्यतः कटौती दर ब्याज दर के समान होती है। अच्छा, कई बार क्या करती है, कई बार तो हमारे अकाउंट में पैसे होते हैं, हमको बिल पे करना होता है, उसको पे कर सकते हैं, ठीक है, डेबिट कार्ड के जरिए। लेकिन कई बार क्या होता है, विनिमय बिल का भुगतान कर सकते हैं। जैसे हमने कोई सामान खरीदा, अकाउंट में पैसे नहीं है, तो भी क्या करता है बैंक जो है, फिर से वही बात आ जाता है, यदि बैंक के साथ हमारा रिलेशन अच्छा है, हमने बैंक के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं की है, पीछे जो लोन लिया था उसको सही समय पर चुका दिया है, तो बैंक हमको क्या करता है, वो विनिमय बिल का भुगतान या कुछ भी खरीदते हैं तो उसका भुगतान कर देता है। और मोटा मोटी बात कर ले तो इसको हम क्रेडिट कार्ड से भी जोड़ सकते हैं, है ना, इसको हम क्रेडिट कार्ड से भी जोड़ सकते हैं। जो हमने पहले ही बात किया था इससे पहले वाले चैप्टर में, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड क्या होता है, तो उसको यदि आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाकर के देख सकते हो। तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का बात यहाँ पर आ रहा है, विनिमय बिलों के भुगतान के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं, साथ ही साथ चेक का भी प्रयोग करते हैं ना। हाँ, नेक्स्ट है 5वां, ऋण एवं अग्रिम क्या होता है। जब कर्ज एक पूर्व निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है तो उसे ऋण अथवा अग्रिम कहते हैं। इस प्रकार के ऋण के लिए बैंक उचित जमानत लेता है और इस पर ब्याज दर भी अधिक रहती है। अब यहाँ पर जो है ऋण या अग्रिम का मतलब है जब कर्ज जो है ना एक निश्चित अवधि के लिए लिया जाता है, 6 महीना हो, साल भर का हो, कि इतने समय बाद जो है हम कर्ज लौटाने वाले हैं, तो उसको हम बोलेंगे ऋण या अग्रिम। और इस प्रकार के ऋण के लिए बैंक क्या करता है, जमानत के तौर पर उचित सामान रख लेगा, या हमारे पास जमीन है तो जमीन का पेपर्स रख लेगा, सोना है तो सोना रख लेगा, या कोई कीमती सामान है तो वो कीमती सामान बैंक अपने पास जमानत के तौर पे रखेगा और फिर हमको उसके बदले में धन देगा, उस धन का प्रयोग करेंगे। अगर भविष्य में हम उस धन को नहीं पे कर पाते हैं, बैंक को नहीं दे पाते हैं, तो बैंक हमारी जो संपत्ति रखी हुई है, चाहे वो गोल्ड हो, सोना हो, चाहे वो दूसरा कोई कीमती सामान हो, उसको जब्त करके, उसको बेच करके अपना
जो इंटरेस्ट है और जो धन है हमको ऋण के रूप में बैंक दिया था उसका वसूली कर सकता है। और आगे जो बात करनी है ना, वो बात करनी है व्यावसायिक बैंक होती है या जनरली जो बैंक होते हैं ना, उसका जो कितने प्रकार का काम होता है ये हम देखते हैं। तो व्यावसायिक बैंकों की समान उपयोगिता संबंधी काम, यानी कि जब एक कस्टमर बैंक में अकाउंट खुलवाता है ना, खुलवाने के बाद उसको किस किस प्रकार की सुविधा मिल सकता है और देना चाहिए, इस आधार पर देखेंगे तो काम कितने प्रकार के होते हैं। पहली बात तो है कि यहाँ पर चेक की सुविधा मिल जाता है ना। बैंक जो है ग्राहक को चेक की सुविधा देता है, ठीक है। उस चेक की सहायता से ग्राहक जो है वो बिलों का भुगतान कर सकता है ना, खरीद बिक्री कर सकता है वस्तुओं का, इस तरीके का कार्य वो कर सकता है और साथ ही साथ विदेशों में भी उस चेक का प्रयोग कर सकता है। दूसरा काम है बैंकों का लॉकर की सुविधा प्रदान करना। अब लॉकर क्या होता है, देखो हमारे घरों में क्या होता है ना, कीमती कीमती सामान होता है, सोने चांदी होते हैं, जेवरात होते हैं, उसके बाद क्या होगा, जमीन का डॉक्यूमेंट्स होगा। अब इन सारे वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए बैंक क्या करता है, हमको एक जगह दे देता है, छोटा सा, है ना। अब बहुत बड़ा जगह नहीं होगा, छोटा सा जगह होगा, उस जगह में जाके उन सारी वस्तुओं को हम रख सकते हैं। और उसका यदि पिन से चल रहा है लॉकर तो पिन हम याद रखेंगे, या फिर लॉकर का यदि की है, चाबी है, तो चाबी हमारे पास होगा। और साथ ही साथ बदले में कुछ ना कुछ यहाँ पर बैंक जो है लॉकर का रेंट हमसे वसूल करेगा। तो लॉकर की सुविधा देना और चेक की सुविधा देना ये बैंक का एक मुख्य कार्य में से आ जाता है। आगे देखते हैं, तीसरा नंबर का कार्य है एटीएम एवं क्रेडिट कार्ड की सुविधा। अब बैंक का यह भी काम है कि अगर मान लो हम खाते में धन रख रहे हैं, ठीक है, पहला सुविधा का क्या था कि चेक जारी करना, यानी ग्राहकों को चेक देगा। दूसरा सुविधा क्या था, दूसरा सुविधा था कि लॉकर की सुविधा उपलब्ध कराना। और तीसरा सुविधा जो अधिकतर बैंक देती है वो है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड तो सभी बैंक आसानी से दे देती है, क्यों, क्योंकि देखो डेबिट कार्ड का मतलब है हमारे अकाउंट में पैसे पहले से पड़े हुए हैं, उसको हम विड्रॉ करना चाहते हैं, उसको हम निकालना चाहते हैं, डेबिट करना चाहते हैं, एटीएम कार्ड होता है। तो इसके सभी बैंक ये आसानी से दे देती है। लेकिन दूसरा जो है यहाँ पर क्रेडिट कार्ड है ना, क्रेडिट कार्ड। अब ये इस पे डिपेंड करता है कि बैंक के साथ हमारा व्यवहार कैसा है। बैंक के साथ हमारा व्यवहार, पीछे का लेन देन जो है वो अच्छा है तो क्रेडिट कार्ड मिलेगा, अदरवाइज मुश्किल हो सकता है क्रेडिट कार्ड लेने में। लेन देन का मतलब क्या है, मान लो आपने पीछे कहीं बैंक से लोन लिया, उधार लिया, और आपने सही समय पर चुकाया नहीं, ठीक है, आप डिफॉल्ट हो गए। तो यहाँ पर बैंक क्या करेगा, अब वो बैंक तो आप क्रेडिट कार्ड देने से रहा, उस बैंक से तो क्रेडिट कार्ड मिलेगा नहीं। साथ ही साथ ये भी होगा जो दूसरा बैंक है, चूंकि आपका जो है यहाँ पर पूरा जानकारी पैन कार्ड के अनुसार सारे बैंकों के पास इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पहुंच जाता है, तो ये समस्या हो जाती है। फिर आप दूसरे बैंक से भी डेबिट कार्ड और उधार नहीं ले सकते हो। तो ये बहुत जरूरी बात है, ऐसा नहीं है एक बार बैंक से उधार ले लिए तो बात खत्म हो जाता है, उसको चुकाना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यदि आप भविष्य में चाहते हो तो बैंक से किसी भी प्रकार की मदद मिले, लोन मिले या फिर क्रेडिट कार्ड मिले। आगे चौथा नंबर का काम क्या है, व्यापारिक सूचना एवं आंकड़े एकत्रीकरण। अब देखो बैंक के पास ये सारी जानकारी होती है, किस बात की जानकारी, कहां पर कितनी पूंजी निवेश हो रही है, मतलब किस व्यापार में कितना पूंजी लगा है, कितने लोगों ने किस प्रकार के काम करने के लिए कितने रुपये लोन के रूप में यानी ऋण के रूप में लिया है, और कितने लोगों ने रीपेमेंट किया है, मतलब उस धन को लौटाया है। तो बैंक के पास एक अच्छी जानकारी होती है, सारे बातों की समझ हो जाती है। जब हम कोई किसी काम को बार बार करते हैं तो हमको उस बात की जानकारी हो जाती है, ठीक है। तो बैंक के पास इन सारे बातों की जानकारी होती है, क्योंकि उसका काम ही है लेन देन संबंधी, सारे लोगों को लोन बांटता है, अलग अलग व्यवसायों को लोन देता है, तो उसके पास एक्सपीरियंस होता है। अब मान लो हमारे पास कोई नया काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, और उस काम को करने के लिए हमने बैंक से लोन मांगा, तो बैंक हो सकता है पहले तो हमारा क्रेडिट इतना अच्छा है कि बैंक मना नहीं करे, है ना। पहली बात तो लोन तो दे देगा बैंक, अगर हम पीछे कुछ गलत नहीं किए बैंक के साथ, हमारा लेन देन अच्छा है, पीछे जो लोन लिया हमने उसको चुका दिया है, तो बैंक हमको मना नहीं करेगा। लेकिन साथ ही साथ सलाह भी देगा, अगर मान लो कुछ ऐसा करने के लिए जा रहे हैं जिसका सक्सेस रेट बहुत कम है, तो बैंक बताएगा हमको कि इस बिजनेस का फ्यूचर क्या है, आपको ये करना चाहिए और या नहीं करना चाहिए, या ये भी बताएगा कि करना चाहिए तो इसमें क्या और ऐड करना चाहिए, किस तरीके से हम उस बिजनेस में सफल हो पाते, क्योंकि बैंक के पास ये सारी जानकारी होती है, एक आंकड़ा होता है, वो हमको आंकड़ों के जरिए समझाता है। तो बैंक का एक ये भी काम हो गया।
अगला है व्यावसायिक बैंकों के एजेंसी संबंधी कार्य, और कुछ काम एजेंसी संबंधी होता है, ये देख लेते हैं क्या क्या है। और एजेंसी संबंधी काम में है चेक बिलों का ड्राफ्ट का संकलन, उसके बाद है ब्याज तथा लाभांश का संकलन। ठीक है, मतलब क्या है, चेक से जो अमाउंट आया उसको रिलीज करना, ब्याज जो भी लोन गया है ब्याज को इकट्ठा करना और उसका जो है कैलकुलेशन करना, मतलब ध्यान रखना। अगला जो है लाभांश का संकलन तथा वितरण, ब्याज ऋण की किस्त ये वसूलना, ब्याज की जो किस्त होती है वो वसूलना, बीमा की किस्त के भुगतान, और जो भी बीमा खरीदा या बेचा गया है बैंक के द्वारा उसका जो प्रीमियम आ रहा है, उसका जो इंस्टॉलमेंट आ रहा है उसका भुगतान करवाना। फिर प्रतिभूति क्रय विक्रय और क्रय विक्रय संबंधी जितना भी काम है उस पर ध्यान रखना, ड्राफ्ट तथा डाक द्वारा कोष का हस्तांतरण। तो ये सारे काम व्यवसायिक बैंक के एजेंसी संबंधी काम है। आगे देखना है हमको सहकारिता क्या होता है या सहकारिता से क्या समझते हैं। सहकारिता का अर्थ होता है एक साथ मिलजुल कर कार्य करना, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में 5 या 10 या 15 या 20 आदमी एक साथ मिलकर कुछ धन इकट्ठा करते हैं और उसका उपयोग अपने व्यवसाय में करते हैं। तो यह एक प्रकार का सहकारिता का उदाहरण हो जाता है। लेकिन अर्थशास्त्र के अनुसार सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों की वृद्धि करते हैं। सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं जिसमें मनुष्य किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल कर काम करते हैं। अब सहकारिता में होता क्या है समझ लो, 10 व्यक्ति है और एक समूह का निर्माण करता है। 10 व्यक्ति मिलकर के एक समूह का निर्माण करता है, ठीक है। और इस समूह में 10 व्यक्ति कुछ ना कुछ क्या करेगा, धन जमा करेगा। मान लो 10 व्यक्ति 1000 का महीना जमा कर रहा है, तो 10,000 का महीना ये जमा हो रहा है। अब इसको क्या है कि इस ग्रुप का ये जो समूह बन रहा है, इस समूह का होगा रजिस्ट्रेशन, इंडियन गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन, यानी कि इसका रजिस्टर्ड हो जाएगा संस्था। उसके बाद इसका एक अकाउंट खुलेगा बैंक में, ठीक है, इसका एक अकाउंट खुलेगा। तो यहां से 10,000 का महीने का आ रहा है, मतलब साल का 1,20,000 रुपया आ रहा है, ठीक है। हमने क्या कहा, 10 व्यक्ति ने मिलकर के एक समूह बनाया, समूह को रजिस्टर्ड कराया इंडियन गवर्नमेंट से, उसका अकाउंट खुलेगा बैंक में, 10,000 रुपया महीने जा रहा है। हर व्यक्ति यदि 1,000 रुपया 10 व्यक्ति दे रहा है तो 10,000 महीने जा रहा है, मतलब साल का 1,20,000 अकाउंट में जमे होंगे। अब यहाँ पर चूंकि 10 व्यक्ति है, अब मान लो किसी 2 व्यक्ति को यहाँ पर लोन की जरूरत है ना, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि सारे व्यक्तियों को एक ही साथ लोन की जरूरत पड़ता हो या सारे व्यक्ति एक ही साथ काम करना चाहता हो। तो यहाँ पर 2 व्यक्ति को लोन की जरूरत है, जिसको चलो 3-3 लाख रुपया लोन चाहिए। कितना चाहिए, 3-3 लाख रुपया नहीं, मान लो 1.5 लाख रुपया चाहिए, है ना, 1.5 लाख रुपया हर एक व्यक्ति को चाहिए। अब यहाँ पर 1,20,000 तो हमारे पास है, 1,20,000 हमारे पास है जो हमने समूह बनाया था 10 व्यक्तियों को, उसमें बाद बाकी 1,80,000 जो है वो बैंक से हम क्या कर सकते हैं, उधार ले सकते हैं। और बैंक भी इजीली इस तरह के लोन को सैंक्शन कर देता है, यानी कि हमको दे देता है, क्योंकि वहां पर 10 व्यक्ति जो है वो एक दूसरे का क्या होता है, गारंटर होता है। कोई एक व्यक्ति फॉल्टी हो जाता है तो बाकी का 9 व्यक्ति उस धन को पे करता है। तो यहाँ से इस तरीके से सहकारिता का हम लोग क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके छोटे छोटे उद्योगों व्यापारों को चलाने के लिए सहकारिता बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। और बहुत यहाँ पर लाभ भी होता है व्यक्तियों को सहकारिता से। अब जब भी सहकारिता बनता है ना, यानी समूह बनता है, तो उसमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए, या सहकारिता किन बातों पर डिपेंड करता है कि यह सहकारिता संगठन जो है या समूह जो है वो एक सक्सेसफुल होगा, यानी सफल सहकारिता समूह बनेगा। सबसे पहले तो संगठन की सदस्यता स्वैच्छिक होती है, ऐसा नहीं होता है। अगर किसी को समूह में जोड़ रहे हैं तो समूह के सारे नियमों को उसको बताया जाएगा, सारी बात समझाने के बाद कितना धन जमा करना है, कब लोन ले सकते हैं, किस तरीके से लोन को पे करना है, ये सारी बात जो है सहकारिता में जुड़ने वाले व्यक्ति को समझाया जाना चाहिए। अगर सहकारिता में जुड़ने वाले व्यक्ति को कोई समस्या आ रही है, किसी नियम से वो संतुष्ट नहीं है, तो वो बदलवाने का प्रयास भी कर सकता है, उसका भी अधिकार होता है, क्योंकि वो सहकारिता का सदस्य होता है ना। सबसे पहली बात तो है कि जबरदस्ती सहकारिता का सदस्य नहीं बनाया जा सकता है। इसका प्रबंधन और संचालन जनतंत्रात्मक आधार पर होता है। तो अभी जो हमने बात किया, हर एक सदस्य का अधिकार है
कि वो सहकारिता समूह में बोल सके, है ना, अपने मन मुताबिक काम करवा सके। अब मन मुताबिक मतलब ये नहीं कि सारे जितने भी सहकारिता के 10 सदस्य हैं सबकी सहमति होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को थोड़ा सा दिक्कत है तो रूल्स बदले जाएंगे। अगर 8 व्यक्ति को सही लग रहा है, 2 व्यक्ति को नहीं लग रहा है, तो वो रूल्स क्या होगा, वो रूल्स रहेगा, है ना। तो इसके बाद तीसरा जो नियम है यह है, इसके आर्थिक उद्देश्यों में नैतिक और सामाजिक तत्व शामिल रहते हैं। इसका उद्देश्य दूसरे को लूट करके धनवान बनना नहीं है, बल्कि आत्म सहायता है और सहयोग। सहकारिता का जो समूह बनता है इसका मुख्य उद्देश्य ही यही होता है कि धन को इकट्ठा किया जाए और एक दूसरे की सहायता करते हुए समाज में आगे बढ़ा जाए। इसका मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि धन कमाया जाए, है ना। इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि किस तरीके से समाज में हम एक दूसरे की मदद करते हुए एक दूसरे को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये था सहकारिता किन बातों पर डिपेंड करता है या सहकारिता जो भी बनता है उसमें किस किस प्रकार के नियम होते हैं, इसके बारे में यहाँ पर हमने चर्चा किया। अब हमको यहाँ पर जान लेना है भारत में सहकारिता की विकास की कहानी, मतलब भारत में सहकारिता शुरू कैसे हुआ, किस तरीके से अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम 1904 ईस्वी में एक सहकारिता साख समिति विधान पारित हुआ। सबसे पहले एक कानून आया 1904 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में सहकारिता कानून, जिसके अनुसार गांव या नगर में कोई 10 व्यक्ति मिलकर सहकारी साख समिति की स्थापना कर सकता है। तो सबसे पहले तो 1904 ईस्वी में, यानी उस समय में जो ब्रिटिश का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, उसी में ये सहकारिता कानून आ गया था, जिसमें 10 व्यक्ति मिलकर क्या कर सकता था, सहकारिता समिति का निर्माण कर सकता था। 1935 ईस्वी में भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुई। 1935, ये याद रखना है। दो बात, 1904 ईस्वी में सहकारिता कानून आया था। 1935 ईस्वी में रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना हुई थी। कब? 1935 ईस्वी में। याद रखना है, बहुत सारे जगहों पर पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है 10th में ही पूछा जाएगा, आगे जब जाओगे हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठो, वहां के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके अंतर्गत एक कृषि शाख विभाग संगठित किया गया। इसका काम है विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना एवं दिशा निर्देश देना। और आरबीआई के अंदर ही एक कृषि शाख है, एक अब कृषि शाख है। क्या है? कृषि शाख, जो कृषि संबंधी कार्यों पर निगरानी रखता है। कृषि संबंधी जो भी लोन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे, बट रहे हैं, उस पर ध्यान रखता है। कितना लोन कृषि संबंध में जाएगा, छोटे छोटे व्यापार को जाएगा, इन सब बारे में ये क्या करता है, ध्यान रखता है। जो आरबीआई का कृषि शाख समिति है वो। बिहार में विशेषकर ग्रामीण स्तर पर धनकुट्टी, अगरबत्ती, बीड़ी निर्माण, जूता और ईंट बनाने जैसे महत्वपूर्ण रोजगार सहकारिता के सहयोग से चलाई जा रही है। हमने क्या किया, जितने भी छोटे छोटे रोजगार होते हैं, उद्योग होते हैं ना, वो सारे सहकारिता के सहयोग से चलाए जा सकते हैं। जैसे कि धनकुट्टी हो गया, अगरबत्ती निर्माण, अगरबत्ती बनाने का काम, बीड़ी बनाने का काम, जूता बनाने का काम और ईंट बनाने का काम। इसके लिए राज्य स्तरीय सहकारी बैंक ऋण मुहैया कराते हैं। जैसा कि हमने बताया, आपने 10 व्यक्ति मिलकर कुछ धन जमा किया और फिर बैंक से भी जाकर बोल सकते हो भाई हमको ऋण चाहिए, दे दो। अब ऐसा नहीं है कि जो जोर जबरदस्ती से बैंक ऋण दे देने वाला है। बैंक को पता है भाई 10 व्यक्ति का समूह है ना, भागेगा तो कोई 1-2, अब भागेगा कहाँ। अगर मान लो कि हमने बैंक से लोन लिया है 5 लाख रुपया, है ना, 5 लाख रुपये का लोन लिया, तो ऐसा तो नहीं है 5 लाख के चक्कर में जो है ना हम 50 या 20 लाख का संपत्ति जो हमारे घर पे पड़ा है उसको छोड़ करके भाग जाएंगे। अरे भाग भी जाए, 1-2 व्यक्ति भाग जाए, लेकिन 10 का 10 व्यक्ति तो नहीं भाग सकता है। इसलिए बैंक जो है यहाँ पर आसानी से साख समिति के नाम पर जो है वो लोन दे देता है। तो कुछ भी काम करना है तो क्या करेंगे, अगर समस्या हो रही है, पूंजी नहीं है, तो साख समिति बनाएंगे, 5-10 व्यक्ति मिल करके कुछ धन इकट्ठा करेंगे, कुछ बैंक से लेंगे और फिर उसका बड़ी आसानी के साथ उड़ा लेंगे। उड़ाना नहीं है, रोजगार करना है ताकि हम बैंक को रिपेमेंट कर सके, है ना। कई बार ऐसा होता है कि बैंक से लोन लेके हो जाता है। आगे देखो, स्वयं सहायता समूह से क्या समझते हैं, इसके बारे में जानना है। स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह एक सामाजिक आर्थिक स्तर के आस पड़ोस के लोगों का एक ऐसा स्वैच्छिक और संस्थाएं समूह है जो नियम व तरीकों से संचालित हो, आपसी सहयोग संसाधनों के विकास के लिए प्रयासरत हो, जिससे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो तथा वो अपने जीवन को बेहतर नियंत्रण कर सके। ये भी देखो सहकारिता का ही उदाहरण है, स्वयं सहायता समूह जो होता है। सहकारिता का मतलब होता है सहयोग, एक दूसरे को मदद करना। स्वयं सहायता समूह का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को मदद करना।
अब ये जो स्वयं सहायता समूह बनता है ये भी रजिस्टर्ड होता है, रजिस्ट्रेशन होता है इसका इंडियन गवर्नमेंट में, भारत सरकार में रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इसमें भी 5 से 10 या 15 से 20 आदमी मिलकर स्वयं सहायता समूह का निर्माण करते हैं, कुछ धन इकट्ठा करते हैं और इसमें भी बैंक से लोन लिया जा सकता है, बैंक लोन देगा। ठीक है, तो ये है स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह की कहानी। अब स्वयं सहायता समूह कब से भारत में शुरू हुआ और कब कहां पर है इसके बारे में जान लेते हैं। भारत में स्वयं सहायता समूह की शुरुआत 1980 यानी कि 1980 के दशक में मानी जाती है। यानी कि स्वयं सहायता समूह संगठन की शुरुआत बनना जो शुरू हुआ ना ये 1980 में शुरू हुआ। 1990 के दशक की शुरुआत में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की पहल पर विशेष रुचि लेने से स्वयं सहायता समूह पूरे देश में फैल गए। 1980 में शुरुआत हुआ, 1990 आते आते इसका अच्छा प्रचार प्रसार हुआ, लोगों को समझ में आने लगा कि स्वयं सहायता समूह क्या है और किस तरीके से बनाएंगे और यह क्या कर सकता है। तो दो बात यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला है, वह है कि पहला था स्वयं सहायता समूह और दूसरा है सहकारिता। ये दोनों हमारे जो समाज के निचले तबके के लोग होते हैं, जो मध्यम क्लास के लोग होते हैं, जो गरीब तबके के लोग होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है इस लिहाजे से कि कोई भी व्यापार करना हो, कोई भी व्यवसाय करना हो, कोई भी छोटा उद्योग डालना हो, तो यहाँ पर स्वयं सहायता के सहयोग से हम क्या कर सकते हैं या फिर सहकारिता के सहयोग से हम कर सकते हैं। ठीक है, सूक्ष्म समृद्धि योजना के द्वारा गांव, कस्बा और जिला में गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर ऋण मुहैया कराया जाता है। इसमें छोटे पैमाने पर साख ऋण इन सुविधाओं को प्रदान होती है। और स्वयं सहायता समूह में जितने भी लोग होंगे, ऐसा नहीं है ऋण बहुत ज्यादा बड़ा मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर है कि ऋण मिल जाएगा, है ना। अब उस ऋण को यदि चुकाते हैं, देखो बैंक से ऋण लेने का आप स्वयं सहायता समूह से ले लो, सहकारिता से ले लो, किसी से भी ले लो, बैंक से लोन लेने का, बड़ा लोन लेने का यही एक तरीका है कि जो आपने छोटा लोन पहले लिया था उसको आप समय पर पे कर दो, तो आपको बड़ा लोन जो है नेक्स्ट टाइम इजिली मिल जाएगा। यदि आपने कहीं पर गड़बड़ किया है, कहीं पे आपने बैंक को ठगा है, कहीं पर बैंक को लेट से पेमेंट किया है और बहुत ज्यादा परेशान किया है पेमेंट करने में, तो बैंक आपको आगे से लोन नहीं देगा। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो ये हमारी वित्तीय संस्था चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।